जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखो, हम बात करते हैं 10th क्लास के चैप्टर की जो संसाधन और विकास है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो अब आगे की वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में भू संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी को आगे लेते हुए भू संसाधन का उपयोग पढ़ेंगे। भारत में भू संसाधन का उपयोग, उसके अलावा भूमि निम्नीकरण पढ़ेंगे और भू संरक्षण पढ़ेंगे कि भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं भू उपयोग के बारे में देखते हैं। देखो, भूमि उपयोग की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो भूमि उपयोग में हम बात करते हैं तो हमारे पूरे भूमि में तो उपयोग में वनों का आवरण, इसके अलावा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, इसके अलावा प्रतिभूमि, प्रतिभूमि में कौन सी वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, भूमि के उपयोग की बात करें तो वनों, देखो हमारी भूमि है, संपूर्ण भूमि जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो हम राउंड फिगर में हम देखें, इसको 100% मान के बात करें तो भारत की जितनी भूमि है उसके लगभग 24 से 25% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन। तो 25% भाग पर जो वन पाए जाते हैं, तो वनों के माध्यम से भूमि का उपयोग हो गया है। कितने परसेंट भाग का? 25% भाग का वनों का क्या हो गया? उपयोग हो गया। इसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, भू उपयोग की बात करें तो भू उपयोग में सबसे पहले वन, उसके बाद में 2 नंबर पर है कृषि के लिए उपयुक्त अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ये कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। एक तो बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है, एक तो बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। हम बात करेंगे बंजर भूमि में किन किन को इंक्लूड किया जाता है। बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा है गैर कृषि प्रयोग के लिए भूमि। गैर कृषि प्रयोग के लिए भूमि, बंजर भूमि में आपको पता है पट्टान चट्टाने आ जाएगी, इसके अलावा मरुस्थलीय भूमि आ जाएगी। ये भूमि कृषि अयोग्य भूमि होती है, वैसे बंजर भूमि ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारी होती है कृषि योग्य भूमि, प्रतिभूमि पड़ी होती है। देखो, कृषि गैर कृषि प्रयोग के लिए या उपयोग इस्तेमाल के लिए भूमि, जैसे सड़क हो गए, मकान बनाने, कारखाने आदि के लिए भूमि। ऐसी भूमि जिसमें कृषि नहीं की जा रही, जैसे हमने मकान बना लिया, सड़कें बना ली, रेलवे लाइन बिछा ली है, तो वो भूमि कृषि के लिए उपयोग नहीं आ रही। ऐसी भूमि कैसी होती है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि होती है। ये तो सीधा सा सरल सा है, इसमें समझाने की कहां आवश्यकता पड़ती है। देखो, फिर 3 नंबर पर है प्रतिभूमि के अलावा। प्रतिभूमि क्या है नेक्स्ट में देखेंगे, अगले इसी में देखेंगे। प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि योग्य भूमि, प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि योग्य भूमि, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है? प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि योग्य भूमि में देखो, स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। पहला तो हम क्या है? स्थायी चारागाह। चारागाह क्या होता है? पशु चारण के लिए आप पर्टिकुलर कोई जगह बना रखी है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चारागाह भूमि बना रखी होती है, जिसको हम गोचर भूमि भी कहते हैं, जहां आसानी से पशुओं को चराया जा सकता है। ऐसी भूमि के बारे में वो। इसके अलावा विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों, वाटिका या वनों के अधीन भूमि को शामिल किया जाता है धारा वो उपयोग में। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं हुई है। कृषि प्रतिभूमि में ये ध्यान रखना, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों तक क्या नहीं हुई? खेती नहीं हुई है। अगला है चौथा प्रतिभूमि। देखो, प्रतिभूमि क्या होती है? जहां खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसी भूमि जहां पर खेती नहीं कर रहे हैं, वो भूमि कैसी है? प्रतिभूमि है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि की बात करें जहां एक कृषि वर्ष में, यानी एक साल में, जैसे 2008 हो गया, 2010-11 हो गया, 12-13 हो गया, ऐसे एक कृषि वर्ष में या उससे कम समय से खेती नहीं की हो। कुल मिला के बात है, एक वर्ष में या एक कृषि वर्ष में या उससे कम समय में खेती नहीं की गई। जैसे एक साल में 2 से 3 फसलें आसानी से ली जा सकती है, तो उसी की बात करें, उसे वर्तमान प्रतिभूमि किया जाता है जहां पर खेती नहीं की जा रही है। कितने वर्ष? जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की जा रही है। दूसरी है पुरातन प्रतिभूमि, कृषि 1 से 5 वर्ष तक कृषि नहीं हो, ऐसी भूमि जहां पर कृषि 1 से 5 वर्ष तक बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसी भूमि पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। प्रतिभूमि क्या होती है? जहां पर खेती नहीं होती है। अब है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। देखो, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती है, ध्यान रखना, वह क्षेत्र जहां पर फसलें उगाई वह काटी जाती है। इसके अलावा एक होता है सकल कृषि क्षेत्र या सकल बोया गया क्षेत्र। वो क्या होता है? एक कृषि वर्ष में, तो उसे भी याद रखना, एक कृषि वर्ष में
याद रखना इसको, एक रिसीवर्स में एक बार से देखो, एक रिसीवर्स में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया, शुद्ध बोए गए क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र में, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, चाहे तो उसे सकल कर्षित क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। यानी एक रिसीवर्स, मैंने बताया था आपको, कोई भी हो सकता है, वर्तमान समय हम कह सकते हैं 2022-23 की बात करें, 23-24, एक रिसीवर्स में एक बार में एक से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे सकल कर्षित क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, एक बार में एक से अधिक बोए गए क्षेत्र में, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे सकल कर्षित क्षेत्र कहा जा सकता है। जैसे मैं ये याद रख लेना आपको, है ना। इसके बाद में हम भारत में भू उपयोग की बात करते हैं। देखो, भारत में भू उपयोग के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ बातें आपको, तो इसमें से पूछा जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट, तो इतना बड़ा तो नहीं पूछा जाएगा। कुछ है पूछने के लिए, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मृदा संसाधन में पूछा जाएगा। इसी में मैं जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना वहीं से बनती है। अब भारत में भू उपयोग है, जैसे मान लेना भारत में भू उपयोग, तो भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में एक तो कारक होते हैं भौतिक कारक, इसके अलावा भौतिक कारक में कौन सी होती है, भू आकृति होती है, मैंने बताया पर्वत, पठार, मैदान, बहुत सारे होती है ऐसे। जलवायु है, इसके अलावा मृदा के प्रकार, आपको बताऊं मृदा के प्रकार ही डिसाइड करते हैं कि भू उपयोग, इसके अलावा जलवायु और भू आकृति कारक। मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व है, आपको पता है नदियों वाले या जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इसी कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। प्रौद्योगिकी की क्षमता जिस क्षेत्र की अधिक होती है वहां की भूमि का उपयोग भी क्या होगा, अधिक होगा। संस्कृति और परंपराएं भी, जैसे जहाँ की अच्छी संस्कृति होगी वहां पर भूमि का उपयोग सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर लोग निवास अत्यधिक करेंगे। जहाँ अच्छी संस्कृति नहीं है वहां से लोग क्या करने लगे, पलायन करने लग जाएंगे। परंपराएं इत्यादि। देखो, हम बात करते हैं हमारा टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मैं बताऊं, भारत में 93% आंकड़े उपलब्ध है। मैं कह सकता हूँ पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर बाकी राज्यों के हमारे पास में उपलब्ध आंकड़े नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, आपको पता है पाक अधिकृत कश्मीर और एक्साइज चीन के हिस्से जो चीन ने कब्जा करके रखा है, उनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इतने आंकड़े हमारे पास 93% आंकड़े उपलब्ध है। तो देखो, इन क्षेत्र में इनमें से हमारे पास शुद्ध बोया गया क्षेत्र में भी उपयोग है कि हमने कितना परसेंट, लगभग बहुत सारा 54% से भी अबव कह सकते हैं, इतना परसेंट हिस्सा हमने इसमें ले लिया। इसके अलावा वनों में हमने कितना परसेंट, लगभग 24% से भी अधिक हमारा जो भारत में भूमि का उपयोग है वो वनों में है, क्योंकि 24% से भी अधिक क्षेत्र में क्या है, अपने पास वन है। इसके अलावा बंजर भूमि में क्या आते हैं, पहाड़ी चट्टानें आती है, सूखी और मरुस्थलीय भूमि आती है। गैर प्रयोजन में लगाई गई भूमि, यानी भारत में ऐसी भूमि या ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसमें है, बस्तियों, सड़कों में, रेल लाइन में, उद्योग आदि में भी क्या किया जा रहा है, भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से भारत में भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको पढ़ना क्या है यहाँ से। देखो, यहां से जो आपको पार्ट इसमें पढ़ना है वो भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय पढ़ने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना, और एक मृदा वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा संभावना बनती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताए थे संसाधनों के प्रकार, तो वहां से
कुल मिलाकर 3 या 4 टॉपिक है जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं है। अब देखो सबसे पहले भू निम्नीकरण क्या होता है। भू निम्नीकरण का तात्पर्य होता है मृदा का ह्रास, मृदा का उपजाऊपन घट जाना या मृदा का ह्रास होना क्या होता है, भू निम्नीकरण होता है। किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, वो कारण हम पढ़ेंगे। हो गया तो उससे निपटने के लिए या इसका उपाय कौन कौन से, इसका निदान करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है या कौन कौन से हमें उपाय अपनाने चाहिए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है ना भू निम्नीकृत है। कितने करोड़ है, 13 करोड़। ये आपको बहुत ज्यादा समझनी है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो टॉपिक है ध्यान रखना, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है ना अपने भारत की, ये भू निम्नीकृत है, ध्यान रखना से। इसमें से 28% भूमि, जो 13 करोड़ है इसमें से 28% भूमि वनों द्वारा, किसके माध्यम से, वनों के द्वारा भू निम्नीकृत है, ध्यान रखना। कितने परसेंट, 28%। इसके अलावा 56% भूमि किसके द्वारा, जल द्वारा अपर्दित है, जल द्वारा अपर्दित है। कितने परसेंट है, ध्यान रखना, 56% अपर्दित है। और शेष जो भूमि है हमारे इसकी, वो या तो लवण के माध्यम, लवणीय या क्षारीय हो रखी है। तो ध्यान रखना हमारे पास भू निम्नीकृत 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, उसमें से 28% भूमि वनों द्वारा अपर्दित, वनों द्वारा भू निम्नीकृत है, 56% भूमि जल द्वारा अपर्दित है। इसके अलावा लवणीय और क्षारीय माध्यम से क्या है, भूमि अपर्दित है। अब देखो भू निम्नीकरण के कारण क्या है, ये भारत की भूमि है जो इस प्रकार से जो भू निम्नीकृत हो रखी है। अब हम इसके कारण पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कारण। इसके अलावा इसके उपाय पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती है। तो देखो हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कारण। भू निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो कारण आप देखो, यानी भूमि का ह्रास होने की वजह कौन कौन से हो सकती है। तो मानव सबसे बड़ा कारण है, यानी मानव द्वारा जो की गई क्रियाएं वो सबसे बड़ा कारण हो सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें वनोन्मूलन। किसकी बात करें, वनोन्मूलन। यानी वनोन्मूलन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को काटना। जिससे पेड़ पौधे कट गए हैं तो आपको पता है अपने आप ही क्या हो जाएंगे, भारत में या विश्व में ज्यादातर जहां पेड़ पौधे कट गए तो पता है आपको, वो भूमि अपने आप में क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। वहां पर क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तापमान अधिक होगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है भू निम्नीकरण का, ध्यान रखना। भारत में भू वनो उन्मूलन का जो सबसे बड़ा कारण है भारत में, कारण क्या सबसे ज्यादा कहां होता है, तो याद रखना उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में भारत में सबसे ज्यादा वनोन्मूलन क्या होते हैं, उड़ीसा में। ये भी याद रखना आपको, वहां पर खनन क्रिया की वजह से वनों को सबसे ज्यादा काटा जा रहा है, पहला। दूसरा अति पशुचारण, अति पशुचारण। देखो ज्यादा पशुचारण करने की वजह से मृदा का उपजाऊपन है वो क्या है, घट जाता है। आपने देखा होगा, भेड़ होती है, भेड़ किसी भी खेत में जाती है ना तो अपने पैरों से ना भूमि को खुरहोती है, चारा यानी चारागाह भूमि हो जो जहां पर, तो वो भूमि को अनुपजाऊ करती है, ध्यान रखना। जैसे तो अति पशुचारण भी किसी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो सकता है। अति पशुचारण कहाँ होता है भारत में, अति पशुचारण सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। इसके अलावा कहाँ होता है, गुजरात में, एमपी में होता है और महाराष्ट्र में। यहाँ पशुचारण ये सबसे ज्यादा होता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लेना। इसके अलावा याद रखना खनन, तीसरा कारण क्या हो सकता है, खनन। खनन आप बताओ, खनिजों वाले राज्यों में जहां सबसे ज्यादा खनिज है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा झारखंड हो गया, इन राज्यों में सबसे ज्यादा खनन किए की वजह से भू निम्नीकरण की समस्या सबसे ज्यादा देखी गई है। 4 नंबर है अति सिंचाई, यानी अत्यधिक सिंचाई करने की वजह से भी क्या हो सकता है, भू निम्नीकरण हो सकता है। इसके कारण अत्यधिक सिंचाई करने के कारण मृदा में लवणता और क्षारीयता की मात्रा क्या हो जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। किसकी,
अत्यधिक सिंचाई करने की वजह से मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता है इसके लिए जिप्सम और रॉक फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर ये मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो। ये याद रखना, अति सिंचाई हो गया, इसके अलावा खनन हो गया, अति पशुचारण हो गया, और इसके अलावा वनोन्मूलन हो गया। ये वनोन्मूलन, ये ध्यान रखना, 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों पॉइंट याद रखना। निम्नीकरण के क्या है, ये वो निम्नीकरण के कारण है। वो निम्नीकरण कारण कौन कौन से ध्यान रखना, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन और इसके अलावा अति सिंचाई। कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी समस्या है, ये सबसे ज्यादा आपने पंजाब में ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में सबसे ज्यादा ये समस्या देखी जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके उपाय देखेंगे कि भू निम्नीकरण होने के बाद यानी इसके इन कारणों की समस्या का समाधान करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो अब पढ़ेंगे भू निम्नीकरण के उपाय, यानी इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से। देखो सबसे ज्यादा पहले हम बात की थी वनों की कटाई, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले वनोन्मूलन की बात की थी हमने, तो अब क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, वृक्षारोपण करना। मैं कह सकता हूं कि वृक्षों की मेखला लगाना, यानी एक पट्टी लगाना, वृक्षों की एक पट्टी लगाना पूरी कंफर्म। इसके अलावा चारों का सामुदायिक या समुचित प्रबंधन, सॉरी याद रखना, चारागाह, चारागाह का समुचित प्रबंधन। पहला कौन सा है, वृक्षारोपण। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। दूसरा क्या है, चारागाह का समुचित प्रबंधन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो चारागाह भूमि होती है ना, उसका समुचित प्रबंधन कर लेना चाहिए। यह नहीं कि पशुओं को ऐसे अनियंत्रित ही छोड़ दिया जाए जो चारों तरफ घूमे, जिसकी वजह से भू निम्नीकरण की समस्या पैदा हो जाए। जैसे मैं कह सकता हूं, जैसे मान लेना ये अपना खेत है, तो उसका प्रबंधन कैसे, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले इस वाले क्षेत्र में क्या डाल दूं, इस वाले क्षेत्र में पशुओं को डाल दिया, उसके बाद में इसमें इस प्रकार से उसका समुचित प्रबंधन किया जाए, जिसकी वजह से भू निम्नीकरण की समस्या हमारे पास, भू निम्नीकरण की समस्या ना हो। इसके अलावा क्या है, कांटेदार झाड़ियां लगाना रेतीले टीलों में। कांटेदार क्या लगानी चाहिए, झाड़ियां। आपको पता मरुस्थलीय क्षेत्र में 0 वनस्पति पाई जाती है, वहां पर कांटेदार झाड़ियां होती है, क्योंकि वहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है। कम वर्षा में ये अपने आप को सुव्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं पेड़ पौधे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डून्स होते हैं ना, धोरे, वो आपको पता है मार्च पास्ट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे रोकने के लिए हमें कांटेदार वन लगाने चाहिए। ये एक ऐसी वृक्ष मेखला होती है जो टीलों को क्या कर सकती है, स्थिर कर सकती है। अगर ये नहीं लगाए तो क्या होते हैं, बरखान होते हैं, आपको पता है डून्स होते हैं, टीले होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जाने से क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से बंजर भूमि ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक भू निम्नीकरण की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए उन डून्स को रोकने के लिए कांटेदार क्या लगानी चाहिए, झाड़ियां लगानी चाहिए। इसके अलावा बंजर भूमि का समुचित प्रबंधन करें, किसका, बंजर भूमि का। बंजर भूमि का हमें क्या करना चाहिए, समुचित प्रबंधन करना चाहिए कि इसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। अगला देखो, सिंचाई का समुचित प्रबंधन। सिंचाई का क्या करना चाहिए, समुचित प्रबंधन, यानी हमें जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी। अति सिंचाई करने से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या, क्षारीयता और लवणीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है अति सिंचाई करने का। इसीलिए सिंचाई को भी करते वक्त ये देखना चाहिए कि हमें खेत में कितना पानी देना चाहिए,
उस हिसाब से करना चाहिए। अगला, फसलों की सही तरीके से कटाई करना। फसलों की सही तरीके से कटाई करना, ये हो गया। फसलों को सही तरीके से कटाई करना, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करना किसके किनारे? सड़क के किनारे क्या करना? वृक्षारोपण करना। इसके अलावा पेड़ पौधों की कटाई पर रोकथाम लगाना। जितने भी पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए? रोक लगा देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।